एक सास की काली बहू और बौना दामाद। पटलीपुरम के छोटे से गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा चेहरे से बहुत सुंदर थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर थे। वो अपनी खूबसूरती और अपनी बेटी और अपने बेटे की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। वो गांव के कई लोगों को तो बहुत कुछ सुना दिया करती थी, जिसके चलते हर कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। एक दिन राधा गांव की कुछ औरतों से कहती है, अरे देखो तो सही, लीला का दामाद कितना बोना लगता है। मुझे तो देखकर ही हंसी आती है। अरे साथ में चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी का बेटा चल रहा हो। अरे ये बात तो सच है। अरे दामाद तो एकदम ठाड़ा लंबा चौड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तुम लोग देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो अपना दामाद कैसा लेकर आऊंगी। ऐसा दामाद लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं होगा। देखो बहन, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर तुम किसी को बुरा भला कहती हो तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। देखो, मुझे अपना सब पता है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, और मैं उन दोनों के लिए एक ऐसा लड़का और ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि पूरे मोहल्ले में सब लोग देखते रह जाएंगे। राधा को अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। वो अपने बेटे और बेटी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बेटे और बेटी की शादी कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उसका बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आपकी बहू है। अरे पागल, ये तो क्या बकवास कर रहा है। इतनी काली लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या इनके अंदर दिल नहीं होता? अरे बेवकूफ, मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी में किसी चांद के टुकड़े से करवाऊंगी। देखो माँ, मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है। ऐसा कहकर कुणाल जबरदस्ती सुप्रिया को घर में ले आता है, जिसके बाद राधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कई दिनों तक कुणाल से बात भी नहीं करती। एक दिन राधा अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, अरे देखो, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर गली मोहल्ले में से हमारे घर पर कोई आए तो उसके सामने अपना मुंह ढक लेना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुणाल जी को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मुझे लोगों को दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर सुप्रिया घर के कामों में लग जाती है। वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हे भगवान, अब कौन आ गया? अरे सुप्रिया, जाकर एक बार दरवाजा तो खोलना, देखो जरा कौन आया है। सुप्रिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद तमन्ना एक बौने आदमी के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर सुप्रिया अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह जी वाह, देखो तो सही, माँ जी की बेटी ने तो एक बोने लड़के से शादी कर ली। अब देखती हूँ माँ जी का रिएक्शन कैसा होगा। तभी सुप्रिया राधा को बुलाती है। जैसी राधा दरवाजे पर अपनी बेटी तमन्ना को एक बौने लड़के के साथ देखती है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए तमन्ना से कहती है, हे भगवान, तमन्ना, ये तूने क्या किया? तू इस बोने आदमी के साथ शादी कैसे करके आ सकती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी नहीं तो अपनी माँ की इज्जत रख लेती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपके दामाद हैं, कम से कम इनसे तमीज से बात करो। अरे मुझे छोड़, ये बता, तुझे तमीज है? तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अरे अपनी माँ की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? माँ देखो, ये आपका दामाद है और अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। मेरी शादी हुई है इनसे। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत देती हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। राधा मजबूर हो जाती है और अपनी बेटी को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बोने दामाद और अपनी काली बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई रोते हुए अपने आप से कहती है, मैंने क्या क्या सोचा था अपने बेटे और बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं कितना मजाक उड़ाती थी, मैं गांव के सभी लोगों और काली बहू का, और आज मेरे ही घर में एक बोना दामाद और एक काली बहू है। बेचारी राधा बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वो अपने दामाद और अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली जाती। हे भगवान, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ। अगर कोई देखेगा तो मुझे कई बातें सुनाएगा।
राधा एक ऐसी गली से गुजर रही होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तभी उस गली से 3-4 औरतें आ रही होती हैं, जो राधा को देखकर कहती हैं, अरे देखो तो सही, ये तो राधा बहन है। ये तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाया करती थी ना, बोने लोगों को देखकर और काली बहू को देखकर। आज तो इसके घर में भी एक बोना दामाद और एक काली बहू आ गई है। हाँ हाँ, उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बोल रही थी। चलो जरा इसके पास चलते हैं। जैसे ही वो उसके सभी पास जाते हैं, राधा से कहती है, क्या हुआ राधा बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने दामाद और अपनी बहू ऐसी लेकर आओगी जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं है। अब तो तुम्हारे घर में भी एक बोना दामाद और काली बहू आ गई है। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी तो कहते हैं इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंसान के साथ कब क्या हो जाए उसे खुद नहीं पता होता। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उन सभी से कहती है, तुम सभी सच कहती हो, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें कभी किसी के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर राधा वापस अपने घर लौट आती है और अपने दामाद और अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और सबकी खूबसूरती उनके चेहरे या उनके शरीर से नहीं दिखती, सबकी खूबसूरती उनके मन से होती है। अगर इंसान का मन साफ और वो नेक दिल का है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाया जाता। इसलिए किसी की खूबसूरती और किसी के शरीर को देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। गांव और शहर की बहू की दिवाली। गोमती के 2 बेटे थे, सागर और शेखर। जहां शेखर पढ़ने के लिए शहर गया था, वहीं सागर गांव में खेतीबाड़ी करता था। उसकी शादी 2 बरस पहले रमीला से हुई थी। रमीला पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वह घरेलू कामों में बेहद निपुण थी। ओ रमीला बहू, बनिए ने ये बही खाता भेजा है, जरा ये सारा हिसाब किताब पढ़कर बता दे। माँ जी, आप तो बेहतर जानती हैं कि मैंने शिक्षा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने एक अनपढ़ को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया। अरे तुझसे बेहतर तो बित्ते भर के बच्चे जो क्षण भर के भीतर हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। सास के मुंह से तानेबाजी सुनकर बेबस बहू बिलख पड़ती है। तभी अचानक दरवाजे पर गोमती का छोटा बेटा शेखर अपनी शहरी पत्नी अनन्या के साथ भीतर आता है। शेखर मेरे लाल, आ गया तू? शहर जाकर ऐसा भी क्या कहाँ कागज कलम चलाने लगा था जो अपनी बूढ़ी माँ को ही बिसार दिया। तकरीबन 3 बरस बाद तेरी सूरत देख रही हूँ। उसी बीच गोमती की नजर शेखर की शहरी पत्नी अनन्या पर पड़ती। शेखर बेटा, ये गोरी मेम कौन है? माँ, ये अनन्या है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हेलो सासू मॉम। अरे वाह शेखर, बहू तो लाजवाब है, सर से पाँव तक दूध जैसी उजली, सुंदर और पढ़ी लिखी है। गोमती रमीला के सामने जानबूझकर अपनी शहरी बहू का खूब बखान करती है। गुजरते समय के साथ रमीला के लिए यह रोज की बात हो गई थी। पहले तो उसे सिर्फ सास के कटु शब्द ही सुनने पड़ते थे, मगर अब शहरी देवरानी भी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। रमीला, अरे ओ रमीला बहू। जी माँ जी, कहिए। दीपावली आने में सिर्फ सप्ताह भर शेष रह गया। घर बार की सफाई आज से ही शुरू कर दे। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए। माँ जी, इतने कम वक्त में मैं अकेले साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? ईश्वर की दया से अब के बरस इस घर में 2 बहुएं हैं। बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच काम काज का बंटवारा कर देती। ये सुनकर शहरी बहू अनन्या रमीला पर बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ गाँव की गवार, होशो हवास में तो हो। मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। एक तिनका हिलाना तो दूर, एक गिलास पानी भी मैं अपने हाथों से लेकर नहीं पीती थी। गनीमत समझो कि मैं यहाँ पर कॉपरेट कर रही हूँ। अरे अब सर पर खड़ी क्या है, जाकर काम में जुट जा। जहाँ गांव के सभी घरों में चाची काकी से लेकर ननद भाभी साझेदारी से साफ सफाई कर रही थी, वहीं बेचारी रमीला को अकेले ही दिवाली की सफाई को अंजाम देना पड़ रहा था। सवेरे से सफाई में संलग्न बहू देर रात तक दीपावली के लिए हर एक साज सामान की सफाई करती है। शुक्र है माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से 2 दिन में ही दिवाली की सफाई हो गई। अब जाकर जी में जी पड़ा है। दिवाली से 2 दिन पहले रमीला द्वार पर बैठी रंगोली बनाती है। तभी सरपंच वहाँ से गुजरते हुए बहू के बनाए रंगोली की सराहना करते हैं। अरे वाह रमीला, बहू क्या आकर्षक रंगोली बनाई है। सचमुच इस गांव भर में तुमसे बेहतर रंगोली कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सरपंच काका। जैसे ही सरपंच 2 डग आगे बढ़ते हैं, सास और उसकी शहरी बहू दोनों उस पर बरस पड़ते हैं। देख लो माँ जी,
काम चोरी करना तो कोई जेठानी जी से सीखे, जानबूझकर ये रंगोली बनाने बैठ गई। अनन्या, शायद तुम्हारे शहर में रंगोली की रीत रिवायत नहीं है, मगर घर के द्वार पर रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। बहू रानी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया, सब समझती हूँ। चूल्हा चौका से बचने के लिए फुहर पने में इस रंगोली की लीपा पोती पर पैसे फूंक रही है। सास और शहरी बहू मिलकर रमीला की रंगोली को खराब करके भीतर चले जाते हैं। दूर खड़े सरपंच जी को सोंझे तौर से सब कुछ दिख जाता है। उस रोज वह देर रात जागते हुए कहते हैं, इन शहरी सास बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। काफी देर सोच विचार करके सरपंच कहते हैं, मिल गई तरकीब। अब रमीला को उसकी बनाई रंगोली ही इस दीपावली पर उसकी दुर्दशा को बदलाव देगी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आ जाता है। जहाँ एक और शहरी बहू मजे से अपने पलंग पर पसरी हुई थी, वहीं गांव की बहू रमीला भोर को जागकर घर बहार कर द्वार धोती है। जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद झुमकी उनके द्वार पर दस्तक देती है। अरे गोमती बहिनी, कहाँ हो? तनिक बाहर तो आओ। अरे झुमरी, तू बड़े दिनों बाद भूले भटके आई है। चल बैठ जा, चाय पानी पी कर जाना। अरे इतना बखत नहीं है भाई, झुमरी के झूम झूम कर गाँव भर में डिंडोरा पीटेक बा। अरे कैसा ढिंडोरा? आज दीपावली की रात में गांव में रंगोली की हमजोली नाम से खास प्रतियोगिता होने वाली है, जिसने गांव की सबन बहुरिया को अपन नाम लिखाए के हैं। जीते वाले विजेता बहुरिया को दीपावली पर 10,000 का इनाम मिली। सांझ के समय से मैदान में जुट जाना, चलत हैं। घटते सूरज की लालिमा के साथ दिवाली का अंधियारा छा जाता है। सभी सास बहू का जोड़ा रंगोली बनाने के सामान के साथ मैदान में आ जाता है, जहाँ सरपंच कहते हैं, तुम सभी बहुओं को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो बहू दिवाली की रंगोली दी गई समय अवधि पर बना लेगी वो विजेता कहलाएगी। जानन्या बहू, और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। इस रंगोली की सिकंदर तो मेरी शहरी बहू ही होगी। इसके बाद अनन्या रमीला को कहती है, तुम गांव की गवार बहुएं चाहे जितने भी पापड़ बेल लो, ये रंगोली की जीत तो अनन्या के नाम ही होगी। अनन्या, तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि जीत तुम्हारी होगी? क्योंकि शहर में ऐसे सैकड़ों रंगोली की पेंटिंग बनाकर बतौर जीत हासिल की है मैंने। सभी बहुएं फेटा बांधकर रंगोली बनाना शुरू करती हैं। हर सेकंड के साथ सभी बहुओं के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद, पिछले 1.5 घंटे से ये रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बावजूद इसके ये रंगोली मुझसे बन नहीं रहा है। थक हार कर शहरी बहू से बेमन से रंगोली बना देती है। सभी बहुओं की रंगों की रंगोली पूरी हो जाती है, मगर रमीला की आकर्षक रंगोली के सामने सभी बहुओं की रंगोली फीकी पड़ जाती है। अरे सरपंच जी, जल्दी से बयां कर दीजिए कि जीत तो मेरी शहरी बहू की ही हुई है। गोमती, किस बलबूते पर तुझे लगता है कि तेरी बहू रंगोली की विजेता है? अरे तेरी बहू की बनाई रंगोली देखकर ऐसा जान पड़ रहा है तेरी शहरी बहू ने श्रीलंका का नक्शा बना दिया है। रमीला की रंगोली सही मायने में जीत की हकदार है। इस रंगोली में रमीला की मेहनत है। सभी ने केवल रंगों से रंगोली बनाई है, मगर रमीला की रंगोली में माँ लक्ष्मी की मनभावन कमल के फूल रंग और दीपावली के दियों से पूरे गांव को जगमग कर रहा है। इस दिवाली की रंगीली प्रतियोगिता की विजेता रमीला है। गोमती, हर इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। अगर तुम्हारी शहरी बहू के हाथों में कलम की कला मौजूद है तो तुम्हारी गांव की बहू रमीला में रंगोली की कला मौजूद है। इसके साथ वो एक बेहतर बहू और गृहिणी है। अपने बहू की कला की कदर करना सीखो। सरपंच की फटकार सुनकर शहरी बहू और सास बेहद शर्मसार होती हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, बल्कि हर दिन तुझे मेरे बुरे ताने बाने सुनने पड़े। जेठानी जी, अपनी इस देवरानी को भी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। शहर में रहने के कारण मैं इस गलतफहमी में जी रही थी कि शिक्षा ही जीवन का सार है, मगर आज दीपावली के सुनहरे मौके पर इस रंगोली प्रतियोगिता में हार हासिल करके मुझे ये समझ आ गया कि शिक्षा के साथ संस्कृति भी जरूरी है। ये सुनकर बहू की आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है और वह बोलती है, माँ जी, अनन्या, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। आज दीपावली के दिन हम सास बहू एक नई शुरुआत करते हैं। गोमती अपनी गांव और शहरी बहुओं के साथ मिल बांट कर उमंग उत्साह से दीपों का त्योहार दीपावली मनाती है। साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। हम सभी में एक खामी के साथ एक कला मौजूद है। बस जरूरत है तो उस कला की कद्र करने की। 3 बहू की भोजन चुनौती।
चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था। जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे ये तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो, गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें एक खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सफाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन, हे बाबूजी बचाओ हमके। अरे ये खाने का कौर है कि मौत का कौर? जरूरी ससुरी सास बहुरिया ही भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परास से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो, आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम। अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो। चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही।
आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके। सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं, अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपा गपंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह है, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी, कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भोग की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। गरीब चाय पकौड़े वाली सास बहू। बिश्नोई गांव के अंतिम छोर में बसा एक घर था, जिसका ढांचा बेहद पुराना पड़ चुका था। उस घर में चंदा और पूर्वी नामक एक गरीब सास बहू का बसेरा था। क्या हुआ सासू माँ, किस सूप के सागर में गोते लगा रही हैं आप? कछु नहीं बहुरिया, महीना भर हुई गल, मगर अब तक शहर से अजीत का मनी ऑर्डर नहीं आया। आज डाकघर जाके देखे पड़ी। माँ जी वो, अरे बोल ना बहुरिया, तो हर सास काहे सुगबुगत है? माँ जी, अब दादी बनने वाली हैं। का सचमुच? कितने वक्त बाद हम दिन दुखियारी के घर में खुशी की खबर मिली है। हम आज ही अजीत के खबर पहुँचा देब। चंदा ये कह ही रही थी कि डाकिया उनकी दहलीज पर दस्तक देता है। क्या बात है चंदा, तू तो पंछी की तरह चहचहा रही है। अरे नागा भाई, अभी हम डाकघर ही जाए के रहे, इतने में तुम पधार पड़े। हाँ, शहर से अजीत का संदेश आया है। डाकिया चिट्ठी देकर चल देता है। तभी पूर्वी चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है, जिसके साथ उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। का हुआ बहुरिया, ऐसन भी का लिखा है? इमा जौन के पड़त तोहर चेहरा पीला पड़ गवा। सासू माँ, अजीत इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं।
कारखाने में भीषण आग में सभी मजदूर ढेर हो गए। बदकिस्मती से अजीत का नाम भी उसमें शुमार था। इस दुखद संदेश से दोनों सास बहू को गंभीर आघात होता है। उनका दुखी मन सोब के सागर में सराबोर हो जाता है। इस बीच सप्ताह भर बीत जाता है। जौने दफ्तर में हमरा अजीत इतना बरस मेहनत किया, पल भर में उस सबन पल्ला झाड़ लिए। माँ जी जो बीत गया उसे भूलने में ही भला है। पाई पाई जोड़कर मैंने 500 रुपए इकट्ठा किया है। इन 500 रुपयों से हम पकौड़े बेचने का व्यापार करते हैं। हाँ बहू, पेट पाले के वास्ते खटनी करे पड़ी। पूर्वी के दिए पैसे से चंदा पकौड़े बनाने की सामग्री मोल ले आती है और एक साथ पकौड़े बनाकर उन्हें एक पुराने से ठेले पर लादकर बेचने के लिए बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। पकौड़े खा लो भैया, गर्मा गर्म प्याज पालक के चटकदार पकौड़े खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ, आओ आओ आओ। पकौड़े की खुशबू से मांदा गजोधर तेज कदमों से पकौड़े से सजे ठेले पर आकर कहता है, क्या बात है काकी, इस बढ़ते बुढ़ापे में आवाज तो बड़ी बुलंद है तुम्हारी। क्या भाव बेच रही हो पकौड़े? भाई साहब 15 रुपए के 1 पाव पकौड़े हैं और आधे किलो पकौड़े 25 रुपए के। कहिए कितना दूं? आधे किलो पर 5 रुपए की छूट। एक काम करो, पाव भर पकौड़े पैक कर दो और पाव भर प्लेट में परोस दो। जी जैसा आप कहें। पूर्वी झटपट पकौड़े परोस कर उसे दे देती है। पकौड़े खाकर वह शख्स सास बहू की वाहवाही करते हुए कहते हैं, अरे वाह, इन प्याज और पालक के पकौड़े के आगे तो पनीर के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं भाई। शुक्रिया भाई जी। गजोधर के बाद इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के पकौड़े खाने के लिए उनके ठेले पर आते हैं। समय गुजरता है। बहुरिया देख, सांझ की बेला हो चली है, घर चले के चाही। तू भी थक गई हुई है। गर्भावस्था में सवेर से एक पांव पर ठाड़ होकर पकौड़े तलत है। हाँ माँ जी, चलने के सिवा दूजा चारा भी नहीं, क्योंकि सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं। अब बेचने को कुछ नहीं बचा। दोनों सास बहू घर आकर पैसे गिनती हैं। माँ जी, आज की कुल कमाई 1000 हुई है, जिसने हमारी 500 की लागत लगी थी। माने कि पहले ही रोज 500 का मुनाफा हुआ है। पुरनिये 100% सच बोल गए हैं कि कौनों के चक्री करे से बेहतर आपन दुखड़ा धंधा है। हाँ माँ जी, बिल्कुल। अब इन 500 से हम कल और ज्यादा बढ़ाकर पकौड़े बनाएंगे। अगले दिन जहाँ सारा बिश्नोई गांव नींद में था, वहीं सास बहू तड़के सवेर जागकर पकौड़े बनाने में जुट जाती है। जल्दी जल्दी हाथ चला बहुरिया, आज हम दोनों सास बहू भोर से पकौड़े बेचे ही तो दुगनी कमाई हो ही। दोनों सास बहू पकौड़े बनाकर उन्हें ठेले पर सजाकर बाजार आती है। अरे आओ भैया, पेश है सास बहू के गर्मा गर्म नरम नरम प्याज पालक के पकौड़े एकदम सस्ते शुल्क में। तभी गजोधर अपने साथ एक शख्स को लिए चला आता है। देख धीना, यही वो पकौड़े की दुकान है। कम दर में दमदार पकौड़े बेचती हैं ये सास बहू। अरे अब तुम बखान बंद करके ऑर्डर तो दो। अरे ओ पकौड़े वाली बहन, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े लगा दो। जी अच्छा, आप दोनों बैठिए, बस पकौड़े तैयार हैं। एक ओर प्रेग्नेंट पूर्वी पकौड़े तलती, वहीं दूजी ओर चंदा ग्राहकों को पकौड़े परोसती। हर एक दिनों के साथ पकौड़े से सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई। चंदा भरसक गर्भवती बहू का हाथ बटाती। महीने भर के भीतर सास बहू के पकौड़े परवानों पर पहुंच चुके थे। फिर एक रोज जब दोनों सास बहू अपने पकौड़े के ठेले के साथ खड़ी थीं, तभी जोरों शोरों से बादल गरजते हैं, जिसे देख चंदा बोलती है, ये का एक आसमान काली बरसाती बदरी में कैसन बदल गवा। बेड़ा गर्खो, एक बहु बरसात होए वाली है। माँ जी चलिए उस बड़े बरगद के नीचे, अगर पकौड़े भीग गए तो पकौड़े की बर्बादी के साथ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। सास बहू पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं। सारा दिन मूसलाधार बारिश के बाद सांझ को बादल छटने पर वह दोनों हताश होकर घर आती हैं। जाने कौन मुँह का मुंह देखे रहे, जे आज बोहिनी बट्टा भी नहीं हुआ। माँ जी सावन भादों का मौसम शुरू हो गया, अब बिना दुकान लिए बात नहीं बनेगी। मगर बहुरिया, बाजार के दुकान का भाड़ा जानत है ना तू।
बखूबी माँ जी, अगर हम सास बहू पकौड़े के संग चाय शामिल कर दे तो दुगना दाम कमाया जा सकता है। क्या बात है बहुरिया, तेरी सोच तो एकदम बिजनेसमैन जैसन है। पूर्वी 2500 रुपए भाड़े पर एक दुकान खरीद लेती है। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर साफ शब्दों में सास बहू के चाय पकौड़े लिखा था। साथ ही दुकान में भांति भांति के पकौड़े भरपूर थे। चाय की मनमोहक महक से लोग उनकी दुकान को देख खींचे चले आते। तभी बनवारी नामक एक शख्स अपने कुछ साथियों के संग उनकी दुकान पर आता है। अरे इस बार की बरसात ने तो अति मचा दिया भाई। सही बोले तो बनवारी भाई, निष्दिन बूंद बांदी होवत है। अरे जरा 4 कप चाय बनाना बिटिया। बस अभी बनाती हूँ काका। अरे बनवारी भाई, सिर्फ सूखी चाय नीकी नहीं लागी, 2-4 पकौड़े से पेट पूजा भी कर लियो। ठीक है बिटिया, सभी पकौड़े में से एक एक प्लेट परोस दो। जी अच्छा काका। अब बहुरिया तू तनिक सुस्ता ले, हम संभालत है। माँ जी मैं करती हूँ ना। बहुरिया, इस गर्भावस्था में तू अपने शरीर से ज्यादा काम करत है, थोड़ा बहुत अपनी सास को करने दे। चंदा झटपट हाथ चलाकर बैठे हुए ग्राहकों के बीच चाय पकौड़े परोस देती है। बढ़ते दिनों के साथ चाय पकौड़े बेचकर सास बहू बहुतायत पैसे बटोरने लगती हैं और दिन सप्ताह और सप्ताह 6 माह के मंजर में बदल जाते हैं। उनके दुकान पर आधे दर्जन व्यक्ति संलग्न हो चुके। उस सुबह छत के मुंडेर पर खड़ी सास बहू अपने नए बड़े घर को निहारते हुए कहती हैं, बहुरिया हमके तो भरसक भरोसा ही नहीं होवत है कि हम गरीब की गुमटी छतनुमा सुंदर घर के सांचे में ढल गवा। माँ जी, हम सास बहू सुकड़े सफर में बिना रुके थके चलते गए। इस सफलता का श्रेय हमारे हौसले और खासकर हमारे चाय पकौड़ी की दुकान के बलबूते हासिल हुआ है। कई मुश्किलों के पड़ाव को पार करके आज आखिरकार हम दिन दुखियारी सास बहू का सपना साकार हो गया। चलिए माँ जी, इस सुनहरे सुबह का सूरज हम सास बहू का इंतजार कर रहा है, दुकान पर चलना होगा। दोनों सास बहू दुकान पर दस्तक देती हैं। उनकी चाय पकौड़ी की दुकान मानो 5 सितारा होटल में बदल चुका था, जिसे साफ शब्दों में सास बहू की सफलता साझा हो रही थी। आज सास बहू की चाय पकौड़ी की दुकान बिश्नोई गांव में पहचान की मोहताज नहीं। उनके दुकान पर निष्दिन दूर दराज के लोग उनके बने चाय पकौड़े का स्वाद चखने आया करते हैं। महज कुछ मर्तबा पहले जो सास बहू घनघोर गरीबी से जूझ रही थी, आज उनकी छवि बिश्नोई गांव की सबसे धनी औरत की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, सफलता भी उनके ही कदम चूमती है जो धीरज धरकर अंत तक प्रयासरत रहें। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की 1 हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब? कैसे रहूंगी और कब तक कैसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताओ सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। हट जा यहाँ से, बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? आप उनका नाम मजनू। मजनू, देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। आप उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू कटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी। हाँ,
अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है? और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है, और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। 1 मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मन, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा, कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो। चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई, हफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं। उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए? हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो?
तुम पागल हो। आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है। उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।